अच्छा, अब मशीन वन का करना है सेम, तो पहले वही बनाना पड़ेगा। आपको पता है मशीन वन की जो अर्निंग्स हैं, अब वो अलग अलग नहीं है, बराबर ही हैं। तो 5 बार क्यों लिखूं? ऐसे लिखेंगे अब। ऊपर लिखते हैं पहले, स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CF80। ये अब मशीन वन का हो रहा है। सबसे पहले अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, फिर माइनस डेप्रीसिएशन, आंसर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस होगा इसमें टैक्स, और वो था इस क्वेश्चन का 50%, और फिर आएगा आंसर अर्निंग आफ्टर टैक्स, और जो डेप्रिसिएशन माइनस करवाया था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एड बैक। पहले डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करवाया था? टैक्स सेविंग के लिए, ऐसा पेपर में लिखना है आपको। और दोबारा फिर ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है और हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो, और कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता। करवाया था तो दोबारा क्या कर दिया, ऐड, और ऐड करके निकल जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CF80। फिर लास्ट ईयर का जो CF80 है वो अलग होता है, उसके अंदर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर इसमें जुड़ेगा आखिरी साल का कैश सैलवेज वैल्यू, फिर जुड़ेगा इसमें लास्ट टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल। इसका फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, एस्टिमेटेड सैलवेज माइनस कैश सैलवेज मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ टैक्स। फिर ऐसे करके लास्ट में निकलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CF80। ये लो जी, ब्रैकेट में लिख दो लास्ट ईयर। और जो ये वाला कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है ना, ये वाला, इसके साथ ना आपको ब्रैकेट में लिखना है, 1 मिनट में थोड़ी जगह बना लूँ, मैंने लिखा नहीं। इसके साथ आपको ब्रैकेट में लिखना है अदर देन लास्ट ईयर। एक्चुअली पता क्या है, मशीन वन की जो अर्निंग है ना वो बराबर है। आपको देखो ना, ये मशीन वन की जो अर्निंग है ये बराबर थी 4 4 4 4 4। अबे अगर सारी अर्निंग बराबर ही है 4 4 4 4 4, तो 5 बार क्यों लिख रहा है 4000 4000 4000 4000 4000? एक ही बारी सॉल्व कर लेते हैं ना, एक पूरा सॉल्व कर लेंगे 4000 वाले को, तो वो सारों का भी वही होगा सॉल्व। चलो करो। तो 4000 रुपये की दे रखा था ये, क्या बोलते हैं, अर्निंग, और डेप्रिसिएशन को निकालने का क्या फॉर्मूला सीखा है आपने मेरे से, ओरिजिनल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10,000, एस्टिमेटेड दिया था नहीं, तो क्या मान लेंगे, 0। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 5 ईयर। ऐसे करके डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2000। 2000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, और अर्निंग कितनी आ गई, 2000। टैक्स कितना परसेंट है, 50% है, तो टैक्स कितना आ जाएगा ऐसे करके 1000, और फिर माइनस करा के अर्निंग कितनी बच गई, 1000। तो जो डेप्रिसिएशन पहले ऊपर माइनस करा था उसको दोबारा जोड़ देंगे 2000, और ये CF80 कितना आ गया, 3000। अब बताओ ये जो 3000 है, ये शुरुआत के 4 साल तो 3000 3000 3000 3000 3000 ही रहेगा, क्योंकि 4000 तो ऊपर अर्निंग बराबर ही है। तो 5 बार क्या लिखना था, एक ही बार लिख ले, बहुत होता, टाइम सेव होता है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाओ वर्किंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में थी क्या, नहीं। कैश सैलवेज था, नहीं। क्या एस्टिमेटेड पता था इस क्वेश्चन में, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू पता थी, नहीं। कैश सैलवेज पता था, नहीं। टैक्स फिर कुछ नहीं होगा यार, 0। तो आखिरी साल का CF80 भी क्या होगा, 3000। इस पूरी गेम से
आपको ये समझ आना चाहिए क्या कि 3-3 हज़ार, मतलब इस क्वेश्चन का जो CFAT है 5 साल लगातार क्या है, 3 हज़ार 3 हज़ार 3 हज़ार 3 हज़ार 3 हज़ार। अब वो टेबल नहीं बनाते ईयर वाला, वो बनाओ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, CFAT, और फिर वो PVF @10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू, और फिर क्यूमुलेटिव क्या करना यार, जब मांगा ही नहीं डिस्काउंटेड पे बैक तो वो करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। हाँ तो CFAT कितने हैं सारे, 3 हज़ार, 3 हज़ार, 3 हज़ार, 3 हज़ार, 3 हज़ार ऐसे। और PV का फॉर्मूला आपको मैं बताया, 1/1 + R, 1/1 + 10%, 1/1 + 0.1, 1/1.1, फिर अपना कैलकुलेटर खोलोगे आप, 1 को डिवाइड कराओगे 1.1 से, फिर जितनी बारी ऐसे दबाते रहोगे ना, जितनी बारी उतनी बारी क्या पीछे जाते रहोगे। तो पहला क्या आ रहा है 0.909, दूसरा आ रहा है 0.826, फिर 0.751, 0.683, 0.621, ये लो जी याद ही हो गए। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, पहला वाला 3 हज़ार मल्टीप्लाई होगा 0.909 से, लो जी ये आपका आ गया 2727। नेक्स्ट अगले 3 हज़ार को मल्टीप्लाई कराना है 0.826 से, लो जी 2478। उसका अगला 3 हज़ार को मल्टीप्लाई कराना है 0.751 से, लो जी 2253। फिर अगले 3 हज़ार को मल्टीप्लाई कराना है 0.683 से, लो जी 2049। फिर 3 हज़ार को मल्टीप्लाई कराना है 0.621 से, लो जी 1863। और अब इन सबको प्लस करेंगे, 2727 प्लस 2478 प्लस 2253 प्लस 2049 प्लस 1863, ये लो जी 11,370। अब हमें निकालना है नेट, अब हमें निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब ऑल इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो का कितना आ गया 11,370, तो 11,370, और आउटफ्लो कितना लगा रखा था 10,000 की मशीन थी, हमारा आया 1,370 प्लस में आ रहा है। उसके बाद फिर मांगा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो, और 11,370 अपॉन में 10,000, 1.370, ये आपका आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर। अच्छा और अब यहाँ पर आओ कंपैरिजन, कंपैरिजन में मशीन 1 भी थी, मशीन 2 भी है, इसका NPV देखो और इसका PI देखो। मशीन 1 ये अभी मैंने जो यहाँ सॉल्व करा था, ये मेरी मशीन 1 थी, मशीन 1 का NPV कितना आया है 1,370, और PI आया 1.370। मशीन 2 का NPV कितना आया था ऊपर जाके देखना पड़ेगा, 2141, 2141, और PI कितना आया था वो भी देख लेते हैं। लो जी ये आपका आया है 1.2141। अब आप देख लो NPV ज़्यादा किसका है, मशीन 2 का, PI ज़्यादा किसका है, मशीन 1 का। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ NPV मशीन 2 इज बेटर, फिर ऑन द बेसिस ऑफ PI मशीन 1 इज बेटर देन मशीन 2,
और वहाँ देन मशीन 1, मतलब आपने एनपीवी देखा, एनपीवी मशीन 2 का बेटर है, इसलिए एनपीवी के हिसाब से मशीन 2 बेटर है। और पीआई देखा आपने, वो एम मशीन 1 का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से जो मशीन 1 है वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा के देती है। तो इस तरीके से आपको अपना कंपैरिजन का आंसर भी नीचे लिख के दिखाना है। ऐसे आपका मतलब सारा क्वेश्चन खत्म होगा। अच्छा, एक ना मेरे को आपको एक्स्ट्रा चीज और सिखानी है, वो ये है, अभी आपने एक चीज नोटिस करी थी, ये 3000 3000 3000 है, ये सारे के सारे 3000 अभी बराबर हैं, सेम है, सेम। मैंने इस 3000 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, इस 3000 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, ऐसे इस 3000 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आया। मैं आपसे ये चाहता था कि अगर ये सारे 3000 बराबर ही हैं तो बार बार एक एक करके मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? पहले इसको इससे करा, फिर इसको इससे करा, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे क्यों करा? ऐसे भी तो कर सकते थे ना, क्या कि ना पहले ना जो ये वाला नहीं है, ये पहले ना इन सबको प्लस कर लो। प्लस करते हैं इसको, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 कर दिया प्लस, ये आपका आ गया 3.79 आ गया, ये पूरी लाइन का टोटल आ गया। और अब ना इसको ना एक ही बारी मल्टीप्लाई कराओ 3000 से, देखो करके, देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 11370 आया ना, और 3.79 मल्टीप्लाई में 3000, 11370 आ गया। यहां भी देख लो आप, ये देखो 11370 आ रहा है। तो इस बात से आपको ये सीखना चाहिए कि जब आपके CFAT इक्वल हो तो बार बार मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। पीवीएफ वाले लाइन का ग्रैंड टोटल करके जो आएगा उसको एक ही बारी 3000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डायरेक्ट हमको ये आंसर मिल जाएगा। जिसको इस 11370 की इंग्लिश क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। और इसको प्रेजेंटेशन कैसे होगा पेपर में लिखने का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई में 3.79। 3.79 क्या है? PVAF एट द रेट 10% फॉर 5 ईयर्स। 11370 मतलब पेपर में आप ऐसे लिख के दिखाओगे। ये चीज आप तब फॉलो करोगे जब आपके सारे CFAT बराबर हो। ये जो मैंने अभी आपके सामने ऐसे काम किया था ना, ऐसे ये ऐसे इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि CFAT सारे बराबर हैं। अभी जो मशीन सेकंड थी तब ये CFAT बराबर है क्या? ये सारे अलग अलग हैं, 4000 अलग है, 2500 2500 3500 3500, ये देखो सारे अलग अलग है ना। तब आपको ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा, 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621, ऐसे सारा अलग अलग लिखना पड़ेगा। और फिर आपको ना एक एक करके ना इसको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कराना है, एक एक करके मल्टीप्लाई कराना है, फिर ये एक एक करके निकलेगा, फिर ग्रैंड टोटल करोगे आप। मतलब अगर CFAT अलग अलग हैं तो काम आपका बढ़ गया, और अगर CFAT सारे बराबर हैं तो कितना आसान है, एक ही बारी इस पूरी लाइन का ग्रैंड टोटल करा और सीधा 3000 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये आ गया। ये निकल के आया क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो आ गया, और बस इसमें से आपको आउटफ्लो माइनस करा के एनपीवी निकाल लेना था, बस बात खत्म हो जाती। देखो जो भी है, और एक बात और आपको कहनी है, हाँ चलो बस ठीक है इतना। और हाँ वैसे मैंने आपको बताया तो होगा ये क्या कि अभी यहां अर्निंग कितनी है? 4000। डेप्रिसिएशन कितना आया? 2000। माइनस करा के कितना आ गया? 2000। मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया यहाँ? 2000। और मान लो अगर टैक्स एब्सेंट होता, टैक्स क्या होता? एब्सेंट, टैक्स नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे टैक्स लिखते ही ना, फिर जो ये वाला 2000 है वो एग्जैक्ट नीचे आ जाता, फिर वही 2000 आपका क्या होता? अर्निंग आफ्टर टैक्स होता। फिर उसमें ऊपर वाला डेप्रिसिएशन जब आप दोबारा से ऐड बैक करते नीचे ऐसे 2000, तो आपका यहाँ आंसर आता 4000। फिर जो आपका ये CFAT आ रहा है
वो आपकी उस अर्निंग के बराबर ही है। यानी ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था शायद, क्या कि अगर क्वेश्चन में टैक्स एब्सेंट हो, अगर टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो होता है 4000, वही सेम टू सेम आपका क्या हो जाता है, CF80। इसका मैंने कल नोट भी लिख के दिया था, आज फिर से लिख के दे देता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज इक्वल टू CF80। ये माइंड सेट कर लो। अगर अर्निंग बराबर होगी तो आप ऐसे 5 कॉलम, इस तरीके से 5 कॉलम नहीं खींचोगे। अगर अर्निंग बराबर होगी तो अभी फिलहाल मशीन 2 की अर्निंग अलग अलग थी, 6000, 3000, 2000, 5000, 5000, तो सारे अलग अलग खींचने पड़े। अगर यहां सबकी अर्निंग 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6 होती, सारी बराबर होती, तो 5 कॉलम खींचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह जरूर याद रखना कि आखिरी साल का जो CF80 होता है, आखिरी साल का, वो अलग होता है। उसमें 3 चीजें जुड़ती हैं, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश सैलवेज वैल्यू, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक और बात, अगर क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू नहीं दे रखी तो आप 0 मानोगे, कैश सैलवेज वैल्यू नहीं दे रखी तो आप 0 मानोगे। ये आप अपना माइंड सेट कर लो, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको ना एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू दे रखी होगी 2000 रुपए मान लो, और लेकिन कैश सैलवेज वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो आप पता क्या मानने वाले हो, जो आपका एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू होगा उसी सेम टू सेम उसको आप क्या मान लोगे, कैश सैलवेज वैल्यू ही मान लोगे। फिर तो ये बात होगी ना, एस्टिमेटेड भी 2000 हो गया, कैश सैलवेज भी 2000 हो गया, 2000 माइनस 2000 0 हो गया, 0 के ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स सेविंग का 0 ही आ जाएगा। तो इस बात से आप ये सीखो कि एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो 0 मान लो, कैश सैलवेज वैल्यू नहीं दे रखी तो 0 मान लो, और अगर एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू दे रखी है और कैश सैलवेज वैल्यू नहीं दे रखी तो जो एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू है उसी को क्या मान लोगे आप, कैश सैलवेज वैल्यू। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू जो है वो 0 हो और कैश सैलवेज वैल्यू समथिंग कुछ दे रखी हो। तो इसका मतलब समझते हो क्या हो रहा है कि आपने एस्टिमेट किया था कि आपकी मशीन 0 रुपए की होगी, लेकिन आपको कबाड़ी वालों से 2000 का कैश मिल गया। तो सर आपने सोचा था कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको तो 2000 मिल गया, फिर तो आपको ये फायदा हो गया। फायदा हो गया फिर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर टैक्स सेव थोड़ी ना होगा, फिर तो कंसेप्ट में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। फिर यहां टैक्स सेविंग नहीं होगी, फिर ऐसे बोलेंगे टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट। फिर ऐसे लिखेंगे यहां पे 0 माइनस 2000, और प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 का ही प्रॉफिट हो गया, और उसका 30% 600 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता। फिर यहां 600 के ऊपर ब्रैकेट लगता। लेकिन ये सब कुछ तब होता जब कैश सैलवेज वैल्यू एस्टिमेटेड से ज्यादा होती। क्या बोला मैंने, जब कैश सैलवेज वैल्यू एस्टिमेटेड से ज्यादा होती है तो प्रॉफिट हो जाता है, और फिर प्रॉफिट पे टैक्स हमें देना पड़ता है, सेव नहीं होता। बस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको खुद भी ट्राई करना, हाथ चला करके जरूर करना लेकिन।